बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द कमिटेड वन प्लस। मैं हूं प्रोफेसर ज़हीर अयूब वजीर, जो आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसे सेशन के साथ जिस पे मैंने एक वीडियो दी है। और वो सेशन क्या है कि द 5 थिंग दे स्टेबलाइज द कंपाउंड। जो 5 चीजें हैं, जो 5 फैक्टर्स हैं जो किसी कंपाउंड को स्टेबलाइज करते हैं, जो किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी देते हैं, वो 5 फैक्टर्स, वो 5 फैक्टर्स क्या है। आज मैं इन 5 फैक्टर के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। तो डियर्स, जिस तरह के यहां पे मैंने प्रायोरिटी की बुनियाद पे ये 5 फैक्टर्स लेके हुए हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जो सबसे पहला फैक्टर वो क्या है, दैट इज एरोमेटिसिटी। सेकंड फैक्टर मेसोमेरिज्म है। थर्ड पोजीशन पे रेजोनेंस आ रहा है डियर, रेजोनेंस आ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन एंड द फिफ्थ वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये मैंने किस तरह दिया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने दिया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। लेकिन डियर्स, आज जो इन 5 फैक्टर्स पे जो मेरा पहले वीडियो है, वो पहला वीडियो इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, यानी एरोमेटिसिटी और मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाए हैं। लेकिन सबसे पहला मैं रेजोनेंस को कर रहा हूं। क्यों रेजोनेंस को सबसे पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं? इसलिए क्योंकि रेजोनेंस यहां पे जितने भी 5 फैक्टर्स है, ख्वाह वो एरोमेटिसिटी है, मेसोमेरिज्म है, हाइपर कंजुगेशन है या इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा, यानी मींस मेरा मतलब यह है कि सारे ही चीजों में रेजोनेंस होता है। तो इसलिए यहां पे सबसे पहला वीडियो जो 5 थिंग्स में मैं बना रहा हूं वो रेजोनेंस का होगा। चलो डियर, आते हैं डायरेक्टली कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब है? अगर यहां पे मैं मुख्तसर सा आप लोगों को डिफिनेशन कर लो कि रेजोनेंस इज द फेनोमेना, इज द प्रोसेस ऑफ in which multiple structures are formed for the single molecule, that is called as resonance। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल एक हो, लेकिन उस एक मॉलिक्यूल के लिए हम मल्टीपल स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ऐसा अमल जिसमें हम एक ही मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो एक ऐसे अमल को, एक ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? दैट विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन डियर्स, साथ साथ यहां पे यह भी सवाल पैदा होती है कि सर ये मल्टीपल स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर की रीजन क्या है? यानी मॉलिक्यूल हमारे पास एक ही होता है, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा स्ट्रक्चर क्यों लिखते हैं? तो डियर, आप लोगों ने एक और चीज क्या होगा, आप लोगों को याद होगा कि वो है कंजुगेशन। वो है क्या है? कंजुगेशन डियर। हाँ, रेजोनेंस और कंजुगेशन में थोड़ा सा फर्क है। मैं कंजुगेशन और रेजोनेंस की तरफ नहीं आता, इनका मुकाबला नहीं करता, लेकिन हाँ इतना ही बता देता हूं कि ये जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज ड्यू टू द रेजोनेंस किसकी वजह से होती है? रेजोनेंस इज ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या होते हैं? रेजोनेंस में क्या होते हैं? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन होती है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन की, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती। उसी पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चूंकि फिक्स नहीं होती, तो फिर इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो इसलिए कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं हो, तो एक ऐसे सिस्टम के लिए, एक ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो इसलिए यहां पे हम कहते हैं कि एक ऐसा अमल जिसमें हम एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द मोर, यानी रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम मोर देन वन लेवल स्ट्रक्चर, यानी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? दैट विल बी कॉल्ड द रेजोनेंस। यानी सिंपल वर्ड, रेजोनेंस किसकी वजह से होती है? रेजोनेंस इज ड्यू टू द कंजुगेशन, या रेजोनेंस इज ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन की वजह से होती है डियर्स। दूसरी बात कि जो रेजोनेंस होती है, अगर यहां पे मैं क्या कर लो, मैं यहां पे एग्जांपल ले लो कि रेजोनेंस कहां पे होगी। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आप लोगों को बेंजीन
यहां पे मैं आप लोगों को बेंजीन का एग्जांपल अगर दे दो तो बेंजीन की जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं कि बेंजीन के लिए एक स्ट्रक्चर को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस तरह लिख दें कि डबल बॉन्ड यहां पे। और दूसरी बात यह होती है कि इसी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की पोजीशन को हम क्या करते हैं पेयर चेंज करते हैं कि यहां पे अगर क्या हो यानी ये यहां पे आए तो फिर ये यहां पे होगा और ये यहां पे होगा। जब ये यहां पे आए तो यहां पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहां पे है तो एक डबल बॉन्ड यहां पे होगा और एक डबल बॉन्ड यहां पे होगा, यानी एक ही बेंजीन मॉलिक्यूल बेंजीन का एक ही है। लेकिन अगर हम यहां पे देख ले कि पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इसी दो कार्बन के दरमियान है, इसी दो कार्बन यही दो कार्बन के दरमियान क्या है डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम यहां पे सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ आए तो फिर डबल बॉन्ड इसी दो कार्बन के दरमियान है, यहां पे है और इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। इट मींस इसका मतलब यह है कि अगर बेंजीन के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो फिर ये वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है। लेकिन फिर यहां पे ये सवाल पैदा होती है कि नहीं सर कि हम एक ही स्ट्रक्चर यानी बेंजीन को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो फिर अगर हम इन दोनों सिस्टम को क्या कर ले यू मिलाए कि बिल्कुल हमें एक ही स्ट्रक्चर हमें हासिल हो तो फिर क्या कि यहां पे भी डबल बॉन्ड यानी यहां पे तो फिर दरमियान में हम क्या करते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर को जब हम मिलाते हैं तो दरमियान में हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं। और ये सर्कल क्या शो करता है कि ये जो पाई बॉन्ड है या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन और द 6 कार्बन है, ये सिर्फ इन दो कार्बन के ऊपर मौजूद नहीं है या ये सिर्फ इन दो कार्बन के ऊपर मौजूद नहीं है, किसी भी दो कार्बन पे सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो इन 6 कार्बन के ऊपर बेंजीन में डबल बॉन्ड जो होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं, ये किसी सिर्फ दो कार्बन पे मौजूद नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस, इसको हम क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। अब डियर्स यहां पे ये सवाल पैदा होती है कि ठीक है सर यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये ओवर द 6 कार्बन है तो फिर ये किस तरह ओवर द 6 कार्बन है। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि यहां पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे मैं पहला स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूं, यानी कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला, अगर ये वाला स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर यहां पे हम MOT को ले ले या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ले ले तो फिर डियर्स नोट कर ले कि डीलोकलाइजेशन सबसे पहला एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रेजोनेंस जो होता है इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है। मींस मेरा मतलब यह है कि रेजोनेंस में सबसे ज्यादा अहम किरदार ये पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डियर्स ये नहीं होता। तो इसलिए यहां पे भी हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऑन द बेसिस ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बुनियाद पे बना लो तो फिर क्या होगा। सबसे पहले डियर यहां पे देख ले कि बेंजीन में हर कार्बन, फॉर एग्जांपल ये कार्बन भी हमारे पास sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी हमारे पास sp2 है, यानी मींस कि बेंजीन में सारे ही कार्बन क्या होते हैं दैट इज sp2। अगर sp2 है तो फिर डियर मुझे बताए कि एक p ऑर्बिटल क्या अनहाइब्रिडाइज नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। मींस कि हर कार्बन पे 6 कार्बन में से हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में है, तो इसलिए हमने क्या कर दी कि ये अनहाइब्रिडाइज एक p ऑर्बिटल इसी कार्बन के ऊपर, इसी कार्बन के ऊपर भी, इसी कार्बन के ऊपर भी, मींस कि 6 कार्बन के ऊपर मैंने एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल क्या कर दी बना ली। और इसी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में क्या है देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर डियर अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉर एग्जांपल इसी स्ट्रक्चर को यहां पे हम ड्रा करते हैं, लेट सपोज कि ये जो दो कार्बन है यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, ये दो कार्बन इसी को हम तो क्या करते हैं कंसीडर कर लो, तो फिर डबल बॉन्ड यहां पे है तो डबल बॉन्ड यानी मींस कि इन दो पाई p ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग होगी। अगर यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे इन दो डबल बॉन्ड यानी इन दो कार्बन के ऊपर मौजूद है, यहां पे इन दो कार्बन अगर डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान मौजूद है तो फिर यहां पे मैंने कर ली कि ये p ऑर्बिटल ये इसी कार्बन का p ऑर्बिटल इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर यहां पे डबल बॉन्ड यानी इन दो कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो फिर ओवरलैपिंग यानी इन दो कार्बन के ऊपर जो p ऑर्बिटल मौजूद है इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी। मींस कि यहां पे इसी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं MOT के लिहाज से बना लो तो फिर यह स्ट्रक्चर MOT के लिहाज से इस तरह होगा।
अब यहां पे ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल इसी तरह के हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बना ले। जब हम बनाते हैं तो पेयर डियर नोट कर ले कि एक डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान है। अगर इन दो कार्बन के दरमियान है तो मींस कि इन दो कार्बन को मैंने ये कार्बन तस्वीर कर ली। जब हम इसको तस्वीर करते हैं तो यहां पे जो डबल बॉन्ड बनता है इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल के दरमियान बनेगा, और यहां पे डबल बॉन्ड है तो पेयर इन दो कार्बन को मैं कंसीडर करते कि ये दो कार्बन ये वाले हैं, तो इन दो कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ये यहां पे बनेगा। अगर हम यहां पे इन दो कार्बन को लेते हैं तो फिर ये दो कार्बन है, इन दो कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है इनके दरमियान ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बनेगा। तो फिर डियर अब यहां से इन दो स्ट्रक्चर से यहां से यह बात क्लियर हो गई कि ये जो क्या है पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, इन दो कार्बन के दरमियान भी है, इन दो कार्बन के दरमियान भी है। इस तरह यहां से भी ये बात क्लियर हो गई कि यही पाई यानी यही डबल बॉन्ड जो बेंजीन में मौजूद है इन दो कार्बन के दरमियान भी हो सकते हैं, इनके दरमियान भी और साथ साथ इनके दरमियान भी। लेकिन 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 अगर हम यू कर ले कि इन दोनों स्ट्रक्चर को, जिस तरह के यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है और ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर में मैंने एक सर्कल क्या ड्रा किए हैं और ये सर्कल यू शो करता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द 6 कार्बन एटम पे है। अगर मैं इसी एक ना दो स्ट्रक्चर को यहां पे एक ही स्ट्रक्चर में ड्रा करते तो दरमियान में एक सर्कल हम क्या करते, हम पुट अप करते हैं। तो फिर इसी सर्कल को पुट अप करने का क्या मतलब होता है यार, सबसे पहले क्या कर ले कि यहां पे एक और स्ट्रक्चर मैंने बना ली है और ये स्ट्रक्चर ये वाला शो करता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने दरमियान में क्या किए हैं, जो मैंने दरमियान में सर्कल ड्रा किए हैं ये इसी सर्कल को शो करता है, ये सॉरी ये इसी स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर पहला वाला स्ट्रक्चर यहां पे यानी एक और स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रा किए कि इसी पहला वाला स्ट्रक्चर को यहां पे मैंने ड्रा किए हैं कि ओवरलैपिंग जो होती है इन दो कार्बन के दरमियान है, ये दो कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग है। मैंने इसी यानी जो ग्रीन क्या है कलर है, ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। यहां पे भी डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान बना हुआ है और साथ साथ इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है। इस तरह यहां पे डबल बॉन्ड इन दो कार्बन मींस इन दो कार्बन के दरमियान बना हुआ है। अब इसी स्ट्रक्चर को यहां पे ड्रा करता हूं, जब यहां पे हम ड्रा कर लेते पैर क्या हो जाता है कि यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां पे डबल बॉन्ड मैंने बना ली है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है तो यहां पे भी डबल बॉन्ड मैंने बना ली है। ये ब्लैक यानी ब्लैक जो मार्कर है इससे मैंने रिप्रेजेंट किए। तो इसी स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ है ओवरलैपिंग से, तो यहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ है ओवरलैपिंग से। इट मींस का अगर हम एक ही स्ट्रक्चर में, जिस तरह के यहां पे मैंने दोनों स्ट्रक्चर को एक ही स्ट्रक्चर से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, इस तरह अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को इसी मॉलिक्यूल में ड्रा कर ले, इसी मॉलिक्यूल में क्या कर ले, पुट अप कर ले, तो इन दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ये इन दोनों स्ट्रक्चर से हमें इस तरह का एक मॉलिक्यूल क्या होता है ये मिलता है। और ये मॉलिक्यूल अगर हम देख ले, ये बिल्कुल जो रेसलिंग की ग्राउंड है, रेसलिंग डियर देखा होगा, रेसलिंग की ग्राउंड बिल्कुल यूं दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इस तरह का दिखाई देता है। इट मीन कि ये जो क्या है पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो कार्बन यहां पे जिस तरह के यहां पे हमने किए हैं या यहां पे मैंने किए हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसी स्ट्रक्चर यानी मीन के इसी स्ट्रक्चर से ये बात साबित हो गई कि ये पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो कार्बन के ऊपर नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिर्फ दो कार्बन के दरमियान नहीं है, बल्कि ओवर द 6 कार्बन एटम, ये क्या है 6 कार्बन एटम के ऊपर यू फैला हुआ है, जिस तरह के रेसलिंग का ग्राउंड। So that is called, that process, that phenomena is called as resonance, and the reason is the delocalization of the pi electron। और delocalization का क्या मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ओवर द 6 कार्बन के दरमियान बिल्कुल नेटवर्क जैसे फैले हुए हैं। So that process is called as resonance। अब डियर नेक्स्ट टॉपिक, इसी में एक और चीज यहां पे मैंने एक थोड़ा सा और अहम चीज लेके आया हूं कि वियर रेजोनेंस आकर अक्सर यहां पे स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें यह पता किस तरह चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है या रेजोनेंस नहीं होता। तो डियर नोट कर ले कि वियर रेजोनेंस आकर सबसे पहला डियर नोट कर ले कि रेजोनेंस वहां पे होगा there is alternate single double
बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एक बात तो यह है कि अगर दो यानी सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, अल्टरनेट का मतलब यह है कि दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड हो, तो फिर वहां पे रेजोनेंस होगा। मींस के फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है मेरे पास, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH है, डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे रेजोनेंस हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मींस के यहां पे रेजोनेंस होता है। अगर अल्टरनेट कार्बन 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 सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो तो फिर वहां पे रेजोनेंस होगा डियर्स। दूसरी कि वेयर रेजोनेंस का दूसरा पॉइंट इसके मुताबिक क्या है कि रेजोनेंस कहां पे होगा, किस कहां पे रेजोनेंस पाया जाता है डियर? तो रेजोनेंस वहां पे पाया जाता है कि व्हेन देयर इज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, when there is negative or positive charge next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज हो तो फिर भी रेजोनेंस हो जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर भी रेजोनेंस हो जाता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कर ही देता हूं, मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, इस तरह CH2 यहां पे नेगेटिव चार्ज मैंने कर ली। अब हम कहते हैं कि यहां पे रेजोनेंस हो जाता है। किस तरह? कि यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। जब आएगा तो फिर हमने किस तरह करना है कि CH2 यानी CH2 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2, मींस के यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसी पोजीशन पे आएगा। सो यहां पे भी रेजोनेंस हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह अगर एक और मॉलिक्यूल में दे दो, वो किस तरह कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू CH2 पॉजिटिव। अब यहां पे भी क्या होता है कि रेजोनेंस हो जाता है। किस तरह कि ये डबल बॉन्ड अगर यहां इसी पोजीशन पे आए तो फिर हमारे पास CH2 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2, मींस के जो किया है पॉजिटिव चार्ज है तो फिर यह इसी कार्बन पे आएगा। तो फिर यानी इसी तरह भी हमें पता चलेगा कि अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो फिर रेजोनेंस होगा वहां पे। एंड द लास्ट वन पॉइंट वेयर द रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस कहां पे हो जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा क्या नहीं होगा? तो फिर डियर नोट कर ले कि रेजोनेंस वहां पे होगा when there is a lone pair of electrons, when there is lone pair of electrons next to the carbon, next to the carbon carbon डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे एक ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद हो जहां पे क्या हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर रेजोनेंस हो जाएगा डियर। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कर ही देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, यही CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू NH2, इसी NH2 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये यहां पे आएगा और यहां पे डबल बॉन्ड इसी पोजीशन पे आएगा, तो मींस के यहां पे क्या होगा, CH2 इंटू CH डबल बॉन्ड NH2, मींस के यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। अब मींस के यहां पे भी रेजोनेंस हो जाएगा। वाई? क्यों? वजह इसलिए क्योंकि देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या है मौजूद है, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है डियर्स। तो फिर डियर्स ये ऐसी चीजें हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हम किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि यहां पे रेजोनेंस होता है या यहां पे रेजोनेंस नहीं होता। चलो डियर्स, एक और अहम पॉइंट में बता रहा हूं कि द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रेजोनेंस, रेजोनेंस के मुतालिक अहम पॉइंट किया है डियर, नोट कर ले, इंतहाई अहम पॉइंट है। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है, सबसे पहला पॉइंट डियर यह है कि अगर हमारे पास if there is a negative charge, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो, is in रेजोनेंस, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो, रेजोनेंस में हो, रेजोनेंस में हो, इस तरह if there is a पॉजिटिव चार्ज इन रेजोनेंस, या पॉजिटिव चार्ज क्या हो हमारे पास रेजोनेंस में हो, डियर नोट कर ले, नोट कर ले, इस तरह इफ
देयर इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इन रेजोनेंस, अगर ये भी यानी ये तीन चीजें हमारे पास रेजोनेंस में हो, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आए, या इसी तरह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आए, तो डियर्स नोट कर ले कि ऐसे नेगेटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी हमें वापस नहीं मिलेंगे, कभी भी हमें वापस नहीं मिलेगा। न नेगेटिव चार्ज हमें वापस मिलेगा, न पॉजिटिव चार्ज हमें वापस मिलेगा, और न लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें वापस मिलेगा। अगर एक दफा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या इस तरह किया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस में हो। डियर यहां पे मैंने एग्जांपल दी है, ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज हमें कभी भी वापस नहीं मिलेगा डियर, अगर एक दफा रेजोनेंस में हो। एक अहम पॉइंट तो ये नोट कर ले। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, क्या अगर किसी कार्बन पे इफ अ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, बट द नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो, रेजोनेंस में हो। डियर नोट कर ले, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो लेकिन वो नेगेटिव चार्ज क्या हो, किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, लेकिन वो हो किस में, रेजोनेंस में हो, तो फिर सच कार्बन, डियर नोट कर ले, तो फिर सच कार्बन एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइड। डियर नोट कर ले, तो एक ऐसा कार्बन जो होगा यह sp2 हाइब्रिडाइड होगा। अदरवाइज यानी मींस, अगर अदरवाइज का मतलब यह है कि अगर ऐसा ना हो, यानी नेगेटिव चार्ज मौजूद है लेकिन रेजोनेंस में ना हो, तो फिर वो कार्बन जो होगा वो sp3 होगा। डियर नोट कर ले, अगर नेगेटिव चार्ज एक दफा रेजोनेंस में आया तो फिर वो कार्बन हमेशा के लिए sp2 होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस में नहीं आया और नेगेटिव चार्ज, तो फिर वो कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं मिसाल दे दो, इसी के मैं मिसाल में देता हूं, CH2CH इंटू CH2 नेगेटिव चार्ज मेरे पास है। अगर नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, ठीक है, ये तो हमें डायरेक्टली कि ये भी मेरे पास sp2 है, ये कार्बन भी मेरे पास sp2 है, लेकिन अगर हम यहां पे देख ले कि ये नेगेटिव चार्ज क्या है, दैट इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो सो दैट कार्बन विल बी sp2, हालांकि sp3 होना चाहिए डियर, sp3 होना चाहिए, लेकिन ये कार्बन sp2 है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस। लेकिन अगर डियर ऐसा हो कि इसी एग्जांपल को मैं कर लो कि CH3CH2 इंटू CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज कर दी, तो फिर डायरेक्टली डियर नोट कर ले कि ये नेगेटिव चार्ज इज नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है। अगर ये रेजोनेंस में नहीं है सो दैट कार्बन विल बी sp3, तो फिर ये कार्बन sp3 ही होगा। एक दफा पेर में आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, रेजोनेंस में हो, तो फिर वो कार्बन sp2 होगा। अगर रेजोनेंस में ना हो तो फिर वो कार्बन sp3 होगा। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज हो, वो रेजोनेंस में हो या रेजोनेंस में ना हो, तो फिर वो sp2 ही रहेगा। यानी मींस के पॉजिटिव चार्ज, चलो यहां पे कर ही देता हूं, नोट कर ले डियर, नोट कर ले, इंतहाई अहम चीजें हैं डियर, नोट कर ले कि अगर नेगेटिव चार्ज हो ना, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही हो, पॉजिटिव चार्ज यानी द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, विल ऑलवेज बी sp2, जिस कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, वो कार्बन हमेशा के लिए ही sp2 होगा, वो कार्बन हमेशा के लिए sp2 होगा। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है जो कि इंतहाई अहम है, वो तीसरी चीज क्या मैं बताने जा रहा हूं कि इस तरह अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो, किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो रेजोनेंस हो तो sp2, इस तरह इफ देयर इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस, अगर यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में हो डियर,
अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के ऊपर, क्या हो, क्योंकि रेजोनेंस में हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर दें। अब अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर मौजूद हो लेकिन हो रेजोनेंस में है, तो पेयर क्या होगा, सच्चा एटम विल आल्सो sp2, एक ऐसा एटम जो होगा वो भी sp2 होगा। अदरवाइज लेकिन मींस कि अगर वो रेजोनेंस में ना हो तो फिर वो एटम जो होगा वो sp3 होगा। तो फिर वो एटम क्या होगा, वो sp3 होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल डियर इसकी एग्जांपल में दे दो, इसी थर्ड पॉइंट का अगर मैं एग्जांपल दे दो डियर, वो क्या है कि हमारे पास क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, इस तरह मेरे पास NH2 है। अब यहां पे क्या है, देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन, इसी दो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे अगर हम देख ले तो दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो फिर हम यहां पे देखते हैं कि ये नाइट्रोजन क्या है, दैट नाइट्रोजन इज द sp2 इंस्टेड ऑफ दिस कि ये नाइट्रोजन sp3 होना चाहिए, यानी ये नाइट्रोजन sp3 होना चाहिए। डियर लाइट चली गई, ये नाइट्रोजन sp3 होना चाहिए, लेकिन sp3 के बावजूद ये क्या है, दैट नाइट्रोजन इज द sp2, sp3 की बजाय वो क्या है, sp2 है डियर्स।